हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस 2011। इसको हम शॉर्ट में सेबी टेक ओवर कोड 2011 भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में सेबी टेक ओवर कोड 2011 भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, सेबी एसएएसटी रेगुलेशंस 2011। ये जगह जगह यहां पे इस चैप्टर में भी वर्ड यूज होगा, एसएएसटी रेगुलेशंस 2011। एसएएसटी की फुल फॉर्म समझ आ गई ना, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सब्सटेंशियल शेयर्स एंड टेक ओवर्स, तो उससे बन गया एसएएसटी रेगुलेशन 2011। बहुत सारे लोगों को ना इंडिया में टेक ओवर का मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता। मैं सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इंडिया में टेक ओवर का मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में टेक ओवर, मर्जर एक ही चीज है। टेक ओवर हो गया, दो कंपनियों ने, इस कंपनी ने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया, इस कंपनी ने उस कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया। लोगों को लगता है सब बराबर है, मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, सब लोगों को सब चीजें बराबर ही लगती है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत वन ऑफ द, मैं कह सकता हूं, ये चैप्टर किस किस बच्चों के कोर्स में, मेनली ये सीए के कोर्स में तो कराया नहीं जाता। ये मेन कोर्स सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल में करवाया जाता है ये वाला चैप्टर। और दूसरा ये कराया जाता है सीएमए फाइनल के अंदर। न्यू सिलेबस में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 2022 सिलेबस के अंदर, पहले तो कभी था ही नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था सीएमए फाइनल टेक ओवर कोड न्यू सिलेबस के अंदर 2022 सिलेबस में। तो अब मैं इस चैप्टर के बारे में अगर बात करूं तो वन ऑफ द, मैं कह सकता हूं कि सेबी ना इंडिया में, आपको पता है सेबी लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो सेबी क्या करता है, टाइम टू टाइम बहुत सारी रेगुलेशंस इशू करता है अलग अलग चीजों के लिए। जैसे सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इशू करी हुई है, सेबी ने डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन इशू करी हुई है, सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशंस इशू करी हुई है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। उसी तरीके से एक ये भी रेगुलेशंस है, सेबी की सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस 2011। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल लॉ है। जितना मैं इसके बारे में बात करूं, मतलब एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वर्ड पे इतना एनालिसिस है ना इस चैप्टर के अंदर, मगर ये मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल लव इट। अब हम समझना शुरू करते हैं, पहले टेक ओवर क्या होता है। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन मैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। आपको दिख रहा है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। इसका मतलब टेक ओवर्स को लेकर इंडिया में जो पहला लॉ आया वो कब आया, 2011 में। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लॉ तो 2011 में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में इससे पहले भी टेक ओवर कोड थे। पहले था इंडिया में सेबी टेक ओवर कोड 1994, देन आया 1997, एंड देन इसके बाद आया 2011, देन ये वाला आ गया। अब जो करंट में यही चल रहा है इंडिया के अंदर। तो पहले, इससे पहले दो टेक ओवर कोड अलग थे, उसके बाद चेंज होकर 2011 में नया आया। हो सकता है कि ये भी फ्यूचर में बदल जाए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो पहले सेबी ने बहुत जल्दी जल्दी चेंज करे थे। 1994 के बाद 1997 में चेंज कर दिया था। उसके बाद 1997 से 2011, तो ये तो अच्छा खासा गैप था। वो 14 साल का गैप था। लेकिन अब देखो कितने साल तो हो चुके हैं। हो सकता है भी 3 4 5 साल और चल जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सेबी ना बहुत टाइम तक पुराने लॉ को चलने नहीं देता, बदल देता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में रेगुलेशंस बदल जाएं। अभी के लिए इंडिया में टेक ओवर्स को जो लॉ रेगुलेट कर रहा है वो कौन सा है, सेबी टेक ओवर कोड 2011। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, अगर आपको समझ आता हो। ये जो टेक ओवर कोड 2011 है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसको टेक ओवर रेगुलेशंस कह लो या वो कह लो, हम शॉर्ट में, हमें आदत पड़ी हुई है टेक ओवर कोड बोलने की। एक तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में डील करता है, एक कंसेप्ट अलग है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड दूसरा शब्द है टेक ओवर। हमें इन दोनों शब्दों को पहले समझना पड़ेगा। तो ये चैप्टर मेनली दो चीजों में डील करता है। ऐसा मैं पता है क्यों मैंने इसको ऐसे बाइफरकेट करके अलग अलग कर दिया। बहुत सारे बच्चे टेक ओवर कोड पढ़ लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स उनके पढ़ा भी देते हैं,
चैप्टर खत्म होने के बाद उसको यही नहीं पता होता बच्चे को कि टेक ओवर है क्या। चैप्टर खत्म होने का उसको यही नहीं पता होता टेक ओवर है क्या और ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन क्या है। और बहुत सारे लोगों को टेक ओवर समझ आ जाता है, लेकिन सब्सटेंशियल एक्विजिशन और टेक ओवर में क्या फर्क है ये नहीं समझ आता। बच्चे क्या करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करते, सीधा कंसेप्ट पे चले जाते हैं। टेक ओवर करने के लिए इतने % शेयर्स लेने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट में चले जाता है। बच्चा प्रोविजन रटने शुरू कर देता है। पहले उसकी जड़ तो स्ट्रांग होनी चाहिए कि चैप्टर बना किस चीज पे, किस चीज को रेगुलेट करने के लिए बना है। तो अब हम पहले इन दोनों शब्दों को समझेंगे। दोनों को शब्दों को समझने से पहले मैं टेक ओवर शब्द समझाता हूं है क्या। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टेक ओवर शब्द हम क्योंकि टेक ओवर रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, टेक ओवर ना तो कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। टेक ओवर का डेफिनेशन कहां पे है, ना तो कंपनीज एक्ट में है, ना टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 के अंदर है। दोनों ही जगह टेक ओवर का मतलब नहीं बताया हुआ। कमाल हो गई ना, टेक ओवर कोड पढ़ रहे हैं सेबी का और सेबी ने यही नहीं बताया टेक ओवर क्या है। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब तुम कंपनी लॉ के अंदर मर्जर्स अमलगमेशंस के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे सेक्शन है, सेक्शन 230 से लेकर 240 तक, जो मर्जर अमलगमेशन इन सब चीजों में डील करते हैं। पूरे सेक्शन 230 से 240 के अंदर मर्जर अमलगमेशन के प्रोविजन दिए हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी यह नहीं बताया हुआ मर्जर अमलगमेशन क्या होता है। तो वहां पे भी अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो मर्जर अमलगमेशन जो है डिफाइन नहीं है कंपनी लॉ के अंदर। सेम ऐसे ही यहां पे भी टेक ओवर डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है वहां पे भी। उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं है। सेम टेक ओवर कोड के अंदर टेक ओवर को रेगुलेट करने के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन टेक ओवर है क्या ये नहीं डिफाइन। अगर आपको सीधी सी भाषा में मैं अगर तुम्हारे को बताऊं तो टेक ओवर अगर किसी भी चीज को कहीं पे भी ना डिफाइन करा गया हो तो हम क्या लेते हैं, उसका जनरल मीनिंग लेते हैं, डिक्शनरी मीनिंग। तो अब जैसे टेक ओवर शब्द को ना तो कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया, ना टेक ओवर रेगुलेशंस में डिफाइन किया गया, और अगर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया तो हम क्या लेंगे, इसका डिक्शनरी मीनिंग लेंगे, प्लेन मीनिंग कि टेक ओवर का मतलब होता क्या है। सीधी सी भाषा में टेक ओवर का मतलब होता क्या है, अगर हम एज पर डिक्शनरी मीनिंग जाएं तो डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है टेक ओवर का मतलब, एज पर डिक्शनरी मीनिंग एज पर डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में यह डिफाइन किया गया है टेक ओवर का मतलब होता है टेक ओवर ऑफ वन कंपनी, टेक ओवर रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। डिक्शनरी में क्या डिफाइन किया गया टेक ओवर का मतलब, एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी। बहुत टेक्निकल चैप्टर है पर ध्यान से सुनते चलना, मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। मतलब मेरे को इतना दिल से पढ़ाने में मजा आता है इस चैप्टर को। एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड टेक ओवर। ये डिक्शनरी मीनिंग है सिंपल, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसको हम टेक ओवर बोलते हैं। अभी एक्वायर करने का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। जब हम बोले एक्वायर तो एक्वायर का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन किस चीज का, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, इसका मतलब क्या, उसका कंट्रोल एक्वायर कर रही है। तो यहां पे इधर एक्विजिशन का मतलब है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। आप क्या एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट को एक्वायर कर लेती है तो उसे हम टेक ओवर बोलते हैं। अब ये मैनेजमेंट एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। आप इसको ऐसे समझो, चुको छोड़ो, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के कंट्रोल एक्वायर कर लेती है तो उसे हम टेक ओवर बोलते हैं। ये कंट्रोल कैसे होगा जरा समझना। देखो बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, तुम समझ लेना, बड़े आराम समझ आएगा। आपको पता है किसी भी कंपनी की जो फंक्शनिंग होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी को फंड्स देते हैं,
डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, इसीलिए हम शेयर होल्डर्स को ऑनर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं एंड डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं? शेयर होल्डर्स, और उसको चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय हुम? डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स, क्योंकि पैसा उनका लगा तो अपॉइंट भी कौन करता है? शेयर होल्डर्स। एंड एज पर सेक्शन 152, एज पर सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बात करूं तो डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। और वो कैसे अपॉइंट करते हैं? कंपनी में जनरल मीटिंग्स बुलाई जाती है, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, एजीएम आप लोगों ने सुना होगा, एजीएम ईजीएम शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वहां पे वोटिंग करवाई जाती है। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं वो उतने ज्यादा वोट दे पाता है, और जिसके पास जितना शेयर होंगे उतने ज्यादा वोट दे पाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टर सेलेक्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एज पर कंपनी लॉ, अगर मैं तुमसे सीधी सी भाषा में बात करूं तो कोई भी कंपनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी को फंड्स देते हैं तो उन्हें हम ऑनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं लिटरल भाषा में। वैसे तो आपको पता होगा, टेक्निकल भाषा में बोलूं तो कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, क्योंकि कंपनी की सेपरेटली गारंटेड होती है। लेकिन देसी भाषा में बोलूं तो कंपनी का मालिक वही है जो उसको पैसे प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनी को पैसे कौन प्रोवाइड करता है? शेयर होल्डर्स। तो सुनी किसकी जाती है? शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट कहलाती है। और कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट है, इसका मतलब कंपनी के रोजमर्रा की चीजों को कंट्रोल कौन करती है? मैनेजमेंट। इसका मतलब कंपनी को कंट्रोल कौन करती है? मैनेजमेंट। और इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी का टेक ओवर करना चाहते हो तो आप उस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओ। आप उस कंपनी के क्या बन जाओ? बिगेस्ट शेयर होल्डर। क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उतना ज्यादा आपके हाथ में कंट्रोल होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा जितने शेयर्स उतनी ज्यादा वोटिंग पावर, और जितनी ज्यादा वोटिंग पावर उतनी डिसीजन मेकिंग में आपकी सुनी जाएगी। आज की डेट में मुकेश अंबानी की रिलायंस के अंदर क्यों सुनी? देखो, रिलायंस के शेयर स्टॉक मार्केट से मैं भी खरीद लूंगा, तुम भी खरीद लोगे, लेकिन स्टिल अंबानी की क्यों सुनी जाती है रिलायंस के अंदर? क्योंकि रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी के पास मोर देन 50% के शेयर्स हैं। तो इसलिए मुकेश अंबानी की सुनी जाती है, क्योंकि वो रिलायंस के वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर है। तो जो जिस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर होगा, जिस घर में भी यार जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है उसी की सुनी आती है ना। आस पड़ोस में भी जिसके घर जिसके सबसे ज्यादा पैसा होता है लोग उसी को रुतबा देते हैं ना। तो सेम कंपनी के अंदर भी इफ यू वांट टू कंट्रोल अ कंपनी देन यू नीड टू हैव मोर एंड मोर शेयर होल्डिंग। अगर आपकी कंपनी के अगर आपके पास किसी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी बदल सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे पाओगे। और हर एक कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जनरल मीटिंग में वोटिंग कराता लिया जाता है। तो जितने ज्यादा आप पे शेयर होंगे आप उतने ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और जितने बड़े आप शेयर होल्डर होगे उतनी आपकी ज्यादा सुनी जाएगी और आप उस कंपनी को मैनेज कर पाओगे। और हम कैसे कह सकते हैं, अगर आपकी ज्यादा सुनी जा रही है तो इसका मतलब उस कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो उस कंपनी का आपने टेक ओवर कर लिया। अब ये कैसे हो रहा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझा देता हूं। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर, प्रमोटर। तुमको एक प्रमोटर की, मैंने मेरे से जो बच्चे पढ़े मैंने दो तरीके की डेफिनेशन पढ़ाता हूं। एक तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एक्चुअली ब्रिंग्स इट इनटू द एग्जिस्टेंस। प्रमोटर एक ऐसा बंदा है जिसको आइडिया आया कंपनी बनाने का और उसने एक्चुअल में कंपनी बना दी। एक तो हम उसको प्रमोटर बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में प्रमोटर वो होता है जो कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है। टेक्निकल भाषा में प्रमोटर कौन होता है? जो उस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है, तो वही प्रमोटर है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, सुनते चलना बड़े ध्यान से। मान लो इस कंपनी के अंदर एक पर्सन है मिस्टर ए, वो इस कंपनी का प्रमोटर है। उसके पास इस कंपनी के 26% शेयर्स हैं और ये सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। 26 का मतलब सबसे ज्यादा शेयर्स हैं इसके पास। बाकी के जो 74% शेयर्स हैं, बाकी के जो 74 है वो मार्केट में स्कैटर्ड है। किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 3% है। सबसे ज्यादा इसी के पास है, तो सबसे ज्यादा इसी की सुनी जाती है। मतलब 26% बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन 26% बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ा स्टेक होता है। कुछ लोग 26% पे प्रमोटर बन जाते हैं, मैं तुम्हारा एग्जांपल दिया। बाकी जो 74% है, किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 0.5% है, किसी के पास 0.10% है, बहुत कम कम है। मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो एक ही बंदे के पास है, मिस्टर ए के पास। ये कंपनी कौन सी है? एक्स लिमिटेड। और ये मिस्टर ए इस कंपनी का प्रमोटर है। इसका मैं कह सकता हूं कि मिस्टर ए इस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर पी, ये इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहता है।
तो एज पर टेक ओवर कोड जो भी जब कोई बंदा किसी कंपनी का टेक ओवर करने जा रहा है, तो जो टेक ओवर करता है उसको हम बोलते हैं एक्वायरर, और जिसको टेक ओवर किया जाता है उसे हम बोलते हैं टारगेट कंपनी। तो जो टेक ओवर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायरर। और जिस कंपनी को टेक ओवर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टारगेट कंपनी। तो अब मिस्टर पी अगर क्या करेगा, अगर मान लो मिस्टर पी ने एक्स लिमिटेड के, मान लो मिस्टर पी परचेज्ड 34% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द मार्केट। यार इसका तुम सिंपल सी बात है ना, 26% इसके पास है, तो इसका मतलब बैलेंस 74% मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। और मिस्टर ए ने क्या करा, उस बैलेंस 74 में से 34% शेयर्स मार्केट से खरीद लिए। अच्छा, जैसे हालांकि इसमें टेक्निकलिटी में मैं आगे जाके बात करूंगा कि जैसे ही आप इस चैप्टर के अंदर ना एक बात होगी 25% शेयर एक्वायर करते ट्रिगर पॉइंट अचीव होता है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है सब आगे जाके बात करूंगा, उसमें कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटी होती है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने 34% एक्वायर कर लिया बस हो गई बात, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं होता। कुछ इसके लिए आपको इतने बड़ा अमाउंट के शेयर एक्वायर करने के लिए कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है इस चैप्टर की, वो आगे जाके बात करेंगे। अभी मैं सिंपल सिंपल रख रहा हूं ताकि एक बेस समझ आ जाए। तो मान लो मिस्टर पी ने इस कंपनी के, अभी मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा कि इतने परसेंट शेयर एक्वायर करने पे क्या क्या करना पड़ेगा कंपनी को, प्रमोटर को, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मान लो एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उस कंपनी का एक प्रमोटर था, 26% शेयर उसके पास थे। मिस्टर पी एक एक्वायरर था और उसने उस कंपनी के 34% शेयर्स मार्केट से परचेज कर लिए। अच्छा, जैसे ही उसने 34% शेयर्स मार्केट से एक्वायर कर लिए, तो नाउ मिस्टर पी इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। नाउ मिस्टर पी इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अब जो मिस्टर पी है ये बन गया अब इस कंपनी का प्रमोटर, क्योंकि अब बिगेस्ट शेयर होल्डर ये है। और अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जब भी वोटिंग ली जाएगी, तो इसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो इसकी ज्यादा सुनी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई मिस्टर पी ने इस एक्स लिमिटेड का टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर हो गया। इसका मतलब टेक ओवर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को खत्म करनी पड़ती है, नहीं। यहां पे मैंने मिस्टर पी लिखा है, ये कोई इंडिविजुअल की जगह कंपनी भी हो सकती थी। मान लो एक्स मिस्टर पी की जगह ये कोई पी लिमिटेड भी हो सकती थी। मिस्टर पी की जगह ये पी लिमिटेड भी हो सकती थी, कोई कंपनी भी हो सकती थी, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता था, मिस्टर पी कोई भी हो सकता था। जो एक्वायरर है वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो टेक ओवर क्या होता है आपको समझ आ गया? तो आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक ओवर का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में, अगर आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट पे कंट्रोल पा लेते हो तो आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। और मैनेजमेंट पे कंट्रोल पा लेने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। सो इफ यू वांट टू कंट्रोल अ कंपनी देन यू नीड टू हैव मोर एंड मोर शेयर होल्डिंग। अगर आपकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी इस कंपनी के अंदर तो आपकी ज्यादा सुनी जाएगी, और आपकी ज्यादा सुनी जाएगी तो इसका मतलब वो कंपनी आपके कंट्रोल में, और अगर आपके कंट्रोल में तो आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। तो आपने उस कंपनी का क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। तो जैसे यहां पे एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास 26% थे, आपने 34% एक्वायर कर लिए पी लिमिटेड ने, मिस्टर पी ने। तो जैसे एक्वायर करे तो अब ये बिगेस्ट शेयर होल्डर हो गया, और जैसे बिगेस्ट शेयर होल्डर हो गया तो न्यू प्रमोटर बन गया, और अब वो सारा कंट्रोल जो है एक्स लिमिटेड का वो इसके हाथ में आ गया, ये भी ज्यादा वोटिंग दे पाएगा। तो इसका मतलब पी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड का टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर क्या होता है आपको समझ आ गया? तो ना मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेक ओवर शब्द ना एक वाइडर टर्म है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टेक ओवर तब होता है जब आप किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लोगे। वो तो हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक, जैसे आप लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट पढ़ते हो, आप लोग कंपनी लो के अंदर पढ़ते हो ना, एच लिमिटेड एस लिमिटेड। मान लो एक एस लिमिटेड आप लोगों ने कंपनी लो में कंसेप्ट पढ़ा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी। आपने पढ़ा था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, जिसको हम कंपनी लॉ में टोटल वोटिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल वोटिंग पावर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% की टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। तो अब यहां तो ये होल्डिंग सब्सिडरी में है, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का टेक ओवर कर रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि एस लिमिटेड के अंदर अगर 50% से ज्यादा शेयर एच के पास है, इसका मतलब एच इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। एच कौन है? बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। और एच अगर बिगेस्ट शेयर होल्डर है ऑफ एस लिमिटेड, तो एच का सारा कंट्रोल, एस का सारा कंट्रोल किसके हाथ में? एच के हाथ में। तो एस की मैनेजमेंट
को, जो अगर एच की मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, नए डायरेक्टर्स को, या रिमूव करना है, तो वह एच खुद कर सकती है, क्योंकि एच ही सबसे बड़े शेयर होल्डर है। तो अगर एच की मैनेजमेंट को, एच के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर उसको उनकी जगह पे नए लेकर आने हैं, या उनको हटाना है, या वो जो है वो है उसके अलावा और लेकर आने हैं, वो सब चेंजेस कौन कर सकती है? एच कर सकती है, क्योंकि एच के पास ही 50% से ज्यादा शेयर हैं। तो रेजोल्यूशन से खुद पास करवा लेंगे जी, मीटिंग बुलवा कर, क्योंकि ज्यादा सबसे बड़े शेयर होल्डर यही है, इनके हाथ में कंट्रोल है। तो यही कौन है? एस लिमिटेड के प्रमोटर। तो देखो, अगर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है तो आप प्रमोटर हो ही हो उस कंपनी के। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे तभी आप प्रमोटर कहलाओगे। आप उस कंपनी, आपको बस ये देखना है कि आप उस कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर होने चाहिए। और बिगेस्ट किसी पे भी हो सकता है, किसी भी नंबर पे हो सकता है, बिगेस्ट 20 पे भी हो सकता है आपके पास खाली 20% शेयर है उस कंपनी के, लेकिन आप 20 पे भी बिगेस्ट हो, क्योंकि जो रिमेनिंग 80% शेयर है वो किसी के पास भी ऐसा नहीं है किसी के पास 10, 15, 18, 25, 30% है, नहीं। किसी के पास 1%, किसी के पास 2%, किसी के पास 2.5%, वो 80% बाकी इतने सारे लोगों में इस तरीके से बटा हुआ है। आप अकेले ऐसे जिसके पास 20% है, तो आप अकेले ऐसे जिसके पास उस कंपनी का 20% है, तो आप 20% पे क्या हो? उस कंपनी के प्रमोटर। तो इसका मतलब आपको उस कंपनी का प्रमोटर बनना है। तो अगर आप उस कंपनी के प्रमोटर हो गए और आप प्रमोटर कौन थे? बिगेस्ट शेयर होल्डर, तो आपके हाथ में उस कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। और अगर आपके हाथ में उस कंपनी का कंट्रोल है तो वो कंपनी आपके अंडर है, तो आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर रखा है। तो ये कैसे होता है टेक ओवर, समझ आया? अब मैं तुम्हारे को ना टेक ओवर शब्द तो समझ आ गया। अब तुम्हारे को मैं समझाता हूं सब्सटैंशियल एक्विजिशन शब्द क्या होता है। ये हमने दो शब्द समझे थे ना, टेक ओवर और सब्सटैंशियल एक्विजिशन। हमने यहां पे रहा, कहां गया जी? टेक ओवर को 2011। तो हमने दो शब्द समझने थे ना, टेक ओवर को, टेक ओवर क्या होता है? सब्सटैंशियल एक्विजिशन। टेक ओवर मतलब हमने समझ लिया जनरल वे में। अभी हम और टेक्निकलिटी में जाते जाएंगे, कितने तरीके के टेक ओवर होते हैं ये भी बात करेंगे, फ्रेंडली, होस्टाइल, वो सब क्या होता है बाद में बात करेंगे। टेक ओवर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि टेक ओवर शब्द ना तो कंपनी लॉ में डिफाइन है, ना सेबी टेक ओवर कोड में डिफाइन है। और जब कहीं डिफाइन ना हो तो हम जनरल डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, और डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो हम टेक ओवर बोलते हैं। और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, मतलब हम उसका कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मैनेजमेंट के हाथ में। तो अगर हम उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो इसका मतलब हमने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। एंड मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब अगर आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि वो ही कंपनी को चलाते हैं, और अगर वो आपके हाथ में आ गए तो कंपनी आपके हिसाब से चलेगी, तो यू नीड टू हैव मोर एंड मोर शेयर होल्डिंग। तो आप उस कंपनी का अगर बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओगे, आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लोगे, तो आपने उस कंपनी का क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। अब नेक्स्ट शब्द आता है सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब ये क्या है, अब तो मैं ये समझाता हूं सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। अब ये समझते हैं। अब मैं आपसे सब्सटैंशियल एक्विजिशन की बात करूं तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन भी ना कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। सब्सटैंशियल एक्विजिशन शब्द जो है वो, जैसे देखो यहां पे ना टेक ओवर कोड के अंदर डेफिनेशन सेक्शन दिया हुआ है। डेफिनेशन सेक्शन देखो, चैप्टर 1, इसमें प्रीलिमिनरी रेगुलेशन 1 एंड 2 है। अगर मैं तुम्हारे से अगर सीधी सी भाषा बात करूं ना, देखो किसी भी रेगुलेशन, जैसे आप लोग पढ़ते कोई भी एक्ट होता है, तो किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो ये बताता है कि ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा। तो सेम इस इन रेगुलेशंस का सेबी टेक ओवर कोड में जो रेगुलेशंस दी हुई हैं, इसके अंदर टोटल के अंदर सेबी टेक ओवर कोड में 35 रेगुलेशंस हैं। टोटल में 35 रेगुलेशंस है। अगर मैं आपसे इसके अंदर बात करूं तो जो मेन समझने वाली चीज पता है क्या है, कि जो रेगुलेशन नंबर 1 है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करती है कि ये रेगुलेशंस कहां कहां लगती हैं और किन किन कंपनीज पे लगती हैं। वो हम पढ़ेंगे, लिस्टेड कंपनीज पे लगती हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि सेबी की रेगुलेशन लिस्टेड पे लगेंगी, और कहां कहां लगेंगी वो बात की बात है। जो रेगुलेशन नंबर 2 है वो डेफिनेशन सेक्शन होता है, डेफिनेशन पोर्शन होता है। उसमें इस चैप्टर के अंदर जो जो शब्द यूज किए गए हैं उसकी डेफिनेशंस दी होती हैं रेगुलेशन नंबर 2 में। अगर मैं रेगुलेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, एक्वायरर कौन होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ये सब। लेकिन कहीं पे भी रेगुलेशन 2 के अंदर सब्सटैंशियल एक्विजिशन शब्द का मतलब नहीं बताया गया। सब्सटैंशियल एक्विजिशन शब्द का मतलब नहीं बताया गया है। तो एग्जैक्टली सब्सटैंशियल एक्विजिशन क्या होता है वो नहीं बताया गया नाम से, लेकिन क्लियर है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बोल लो या सिग्निफिकेंट बोल लो।
सब्सटैंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट बोल लो या सिग्निफिकेंट बोल लो। एक्विजिशन क्या, आप क्या एक्वायर कर रहे हो? उस कंपनी के एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसको ना इस चैप्टर के अंदर वर्ड दिया गया है वोटिंग राइट्स। इस चैप्टर के अंदर वर्ड क्या दिया गया है? वोटिंग राइट्स। क्योंकि आपको पता है वोटिंग राइट्स खाली इक्विटी शेयर्स पे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे तो जनरली नहीं होते। प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग राइट आ जाते हैं अगर उनका राइट इफेक्ट होता है, आप लोगों ने कंप्यूटर लॉ में पढ़ा है। लेकिन नॉर्मली वोटिंग राइट खाली किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर्स के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के पास नहीं होते। तो मैं कह सकता हूं कि एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स, हम इधर शब्द इस चैप्टर में बार बार जो यूज करेंगे वो वोटिंग राइट्स करेंगे। हालांकि डिटेल में वोटिंग राइट्स में और क्या क्या कवर होता है आगे जाके बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि सब्सटैंशियल एक्विजिशन का मतलब है कि आपने किसी कंपनी के बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, एक दो शेयर्स नहीं, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लिए हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्सटैंशियल एक्विजिशन। लेकिन वो अच्छी खासी क्वांटिटी क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। इस चैप्टर के अंदर ना जो रेगुलेशन नंबर 3 है और रेगुलेशन नंबर 4 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर सब्सटैंशियल एक्विजिशन का जिक्र किया गया है। तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो रेगुलेशन नंबर 3 में दिए हुए हैं, और जो टेक ओवर के प्रोविजंस दिए हुए हैं वो रेगुलेशन नंबर 4 में दिए हुए हैं। टेक ओवर क्या होता है वो तो मैंने तुम्हारे को समझा दिया। मैंने तुम्हारे को बोला चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन, दूसरा टेक ओवर। और टेक ओवर क्या होता है वो तुम्हारे को मैंने समझा दिया। हम समझना सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है मैंने तुम्हारे को बताया कि वो कहां डिफाइन है, कौन सी रेगुलेशंस में। क्या हो गया, कहां चला गया? ये रहा, रेगुलेशन नंबर 3 में डिफाइन है, ये रहा। अब ये रेगुलेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना। स्पेसिफिकली रेगुलेशन 3 के अंदर भी रेगुलेशन नंबर 3(1) की बात कर रहा हूं मैं। किस चीज की बात कर रहा हूं? 3(1) की। रेगुलेशन 3(1) ये बोलती है कि अगर आप किसी कंपनी के, मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा रेगुलेशन 3, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत टेक्निकलिटी में, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। रेगुलेशन 3(1) में यह लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी के 25% और मोर के वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लेते हो, और वोटिंग राइट्स का मतलब मैंने तुम्हारे को बता दिया, मोटा मोटा अभी के लिए मान लो इक्विटी शेयर्स, अभी के लिए, हालांकि वोटिंग राइट्स में बहुत कुछ कवर होता है, लेकिन अभी के लिए मान लो इक्विटी शेयर्स। तो अगर आप किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लेते हो तो हम मानेंगे कि आपने उस कंपनी का सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर कर लिया। क्योंकि 25% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, आपने एक कंपनी का 1/4 हिस्सा ही एक्वायर कर लिया पूरा, है ना। आप एक इतनी बड़ी कंपनी का 1/4 कंट्रोल आपके हाथ में है, तो मजाक तो है नहीं। तो अगर आपने किसी कंपनी का सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लिया, और वो कब माना जाएगा? अगर एज पर रेगुलेशन 3(1) अगर आप उस कंपनी के 25% और मोर के वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लेते हो तो हम ये मान लेंगे कि आपने उस कंपनी के सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लिए। ये बात कहां लिखी गई है? रेगुलेशन 3(1) में। रेगुलेशन 3(1) में इसका सब्सटैंशियल एक्विजिशन कितने पे टच होगा? 25 पे। और इसी को हम ट्रिगर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगर पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, इसे ट्रिगर पॉइंट क्यों बोलते हैं उसका लॉजिक बताता हूं। ट्रिगर पॉइंट 25% का, एक ट्रिगर का मतलब क्या? अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। अलार्मिंग सिचुएशन किसके लिए हो गई? टारगेट कंपनी के लिए। भाई तुम्हारी लंका लगने वाली है, सामने वाली कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के 25% शेयर एक्वायर कर लिए हैं, अगर अपनी कंपनी को बचाना है तो बचा लो, अपनी कंपनी को बचा सकते हो तो बचा लो। 25 उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं, 75 अभी भी हो सकता है तुम्हारे पास है या जनता के पास बटे हुए हैं। किसी भी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में रखो और अपनी कंपनी को बचा सकते हो तो बचा लो किसी भी तरीके से। अगर वो लोग, एक बात बताओ, जैसे आज की डेट में अगर मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी जी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। अगर मान लो मैं कहता हूं, एग्जांपल लेके बात करते हैं, 51%, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं सिर्फ रिलायंस के, तो इसका मतलब 49% जनता के पास है। कोई चाह के भी मुकेश अंबानी का टेक ओवर तो नहीं कर सकता। टेक ओवर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो टेक ओवर कब होगा? जब वो उस कंपनी के कितने एक्वायर करेगा? अंबानी से ज्यादा, एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा, वो तो वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 51 ही उसके पास है, तो मैक्सिमम जनता के पास है कितने? 49। लेकिन क्या वो उस कंपनी का सब्सटैंशियल एक्विजिशन एक्वायर कर सकते हैं? 25% एक्वायर कर सकते हैं मार्केट से? कर सकते हैं, क्योंकि 49 मार्केट में है तो 25% तक कर सकते हैं। 25% तक तो कर सकते हैं, लेकिन कितना नहीं कर सकते?
एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब सब्सटेंशियल एक्विजिशन तो कर सकते हैं लेकिन टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक ओवर के लिए एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा एक्वायर करने पड़ते हैं। तो आपको अगर अपनी कंपनी को बचाना है तो आप क्या करके रखो, कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ में रखोगे ताकि सामने वाला आपकी लंका लगा ही ना पाए। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ क्या समझा रहा हूं कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन को हम ट्रिगर पॉइंट भी बोलते हैं 25, और वो कब होता है 25% पे। अगर सामने वाले ने आपकी कंपनी के 25% उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए तो हम मान लेंगे कि उसने आपकी कंपनी के सब्सटेंशियल क्वांटिटी में शेयर्स एक्वायर कर लिए। और लॉ कहता है कि जैसे ही वो आपकी कंपनी का 25% का ट्रिगर पॉइंट टच करेगा तो उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी, अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी टू एक्वायर मोर 26% शेयर्स, टू एक्वायर मोर 26% शेयर्स। आपको 26% शेयर्स खरीदने के लिए और पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि भाई मैंने इस कंपनी के 25% शेयर्स एक्वायर कर लिए और मैं अब इसके ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कहीं से भी कि आपको 26% और खरीदने हैं, 26% और खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। अब तुम तो खरीदने को तैयार हो, जनता जो है वो देने को तैयार है नहीं है, ये भी तो डिपेंड करता है। ये बात रेगुलेशन 3(1) में लिखी हुई है, तो मेरी बात समझना, मैं कहता क्या जा रहा हूं, टेक्निकल होने वाला थोड़ी सी, हालांकि डिटेल में टेक्निकलिटी और बढ़ाऊंगा रेगुलेशन 3 में जाके। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि जैसे ही अगर आप किसी कंपनी का 25% का लेवल टच कर लोगे तो लॉ कहता है खाली 25 पे बात खत्म नहीं होने देंगे, आपको उसके 26% और खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उस कंपनी का ट्रिगर पॉइंट टच कर दिया। आप सब्सटेंशियल क्वांटिटी में तो आ ही गए हो। अगर औकात है तो इस कंपनी के प्रमोटर ही बन जाओ, और प्रमोटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50% से ज्यादा चले जाओगे तो वैसे ही प्रमोटर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि 51% अगर तुम्हारे पास हो जाएंगे, देखो 25 तुमने ऑलरेडी ले लिए, अगर तुम, और ब्लॉक कहते हैं जैसे तुम 25 का लेवल टच करोगे तुम्हारे को 26% और खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। तो 25 + 26 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 51 हो गया तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ गया। अब तो तुम ही उस कंपनी के प्रमोटर बन जाओगे नए। लेकिन खरीदने की पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है, खरीदना नहीं बोल रहा, वो खरीदने के लिए देनी है। तुमने 26% के लिए खरीदने के लिए बोल दिया, लेकिन हो सकता है जनता ही ना बेचे, हो सकता है जनता तुम्हारे को खाली 5% ही बेचे बस। तो 25 तुम्हारे पे पहले से थे, 5% तुम्हारे पास और हो गए, तो टोटल में हो गए 30। अब ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास कितने हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास मान लो 32 हैं और तुम्हारे पे 25 एक्वायर करने के बाद 5 और एक्वायर करने के बाद 30 ही बने, तुम उस कंपनी का टेक ओवर नहीं कर पाए। क्योंकि टेक ओवर कब होता, 32 पे 32, 33 पे 32 अगर एग्जिस्टिंग प्रमोटर में तुम उससे ज्यादा एक्वायर करते, है ना। मगर तुमने उस कंपनी के क्या कर लिया, सब्सटेंशियल क्वांटिटी में शेयर्स एक्वायर कर लिए, सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो गया लेकिन टेक ओवर नहीं हुआ। तो आपको रेगुलेशन 3 के प्रोविजन तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि इसको ट्रिगर पॉइंट क्यों बोलते हैं, कि एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि भाई 25 तुमने उस कंपनी के एक्वायर कर लिया, उस कंपनी के लिए खतरा हो गया कि तुमने उस कंपनी का 1/4 कंट्रोल ले लिया है। अब तुम्हारे को 25 तुमने खरीद लिया, तुम्हारे को 26% खरीदने के लिए और एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम ये समझो कि अगर तुम किसी कंपनी के 25 खरीद रहे हो तो जेब में इतनी औकात होनी चाहिए कि तुम्हारे पास उसके 51% शेयर्स, 51% शेयर्स खरीदने के पैसे होने चाहिए। उसका लॉजिक सिंपल है ना। अगर मान लो तुमने 25 एक्वायर कर लिए तो लॉ बोलता है तुम्हें 26 और खरीदने हैं, 26% और खरीदने हैं। अब तुमने 26% और खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन तुम्हारे पास मान लो 26% और खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और मान लो 26% वाली जनता बेचने को तैयार हो गई, तो तुम्हारे को तो खरीदने पड़ेंगे, और तुम्हारे पे पैसे ही नहीं है तो तुम्हारी तो लंका लग गई ना। तो इसलिए, और फिर तुम्हारे तो इसे वो वायलेशन मान लेंगे, और तुमने अगर 26% नहीं खरीदे और जनता बेचने को तैयार थी तो पेनल्टी लगेगी 25 करोड़ रुपए की। 25 करोड़ की पेनल्टी, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। अगर तुमने सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स एक्वायर करने के बाद अगर तुमने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं दी 26% खरीदने की, या पब्लिक अनाउंसमेंट दी लेकिन तुमने 26% शेयर्स एक्स्ट्रा नहीं खरीदे, जनता बेचने को तैयार थी, तो तुम्हारे को 25 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। तो सोच समझ के पैर डालना। तो इसका मतलब तुम्हारी औकात तो 51% खरीदने की होनी चाहिए, 51, अगर तुम किसी कंपनी के 25% का लेवल टच करने जा रहे हो। अगर मैं किसी कंपनी के 25% शेयर्स खरीदने का लेवल टच करने जा रहा हूं तो मेरी औकात कम से कम 51% का लेवल खरीदने की होनी चाहिए। क्योंकि रेगुलेशन 3(1) क्या बोलती है कि जैसे आप 25% किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो आप ये मानेंगे कि आपने उस कंपनी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर लिया और वो ट्रिगर पॉइंट टच हो गया, और ट्रिगर पॉइंट टच होते ही वो अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। अब आपको उसके 26% और खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है। मैं बार बार मेरे शब्द पे फोकस कर लो, खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है। तुम्हें 26% खरीदने के लिए एक प्रपोजल रखना है, जनता बेचे ना बेचे वो अलग बात है। ऐसा हो सकता है कि तुमने 26 खरीदने के लिए प्रपोजल रखा लेकिन जनता ने खाली 5 ही बेचे, 25 तुमने पहले खरीद लिए थे, तुम्हारे पे 30 होगा, दिस इज ओके, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लॉ ये नहीं बोल रहा आपको 26 और खरीदने हैं, आपको 26 और खरीदने के लिए जनता को प्रपोजल देना है। जनता बेच देगी तो आप पे 51 हो जाएंगे, जनता नहीं बेचेगी, जितने वो बेच जाएगी उतने ओके हैं, बात खत्म। तुमने तो अपने लिए 26% का ऑफर दिया था ना। हम किसी को शादी पे बुलाते तो हमने इन्विटेशन दिया, वो आए ना आए उसकी मर्जी है, तो वही वाली बात है। हमने 25% एक्वायर कर लिए
हमारे को आगे 26% और खरीदने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, हमारी जेब में बजट होना चाहिए। अब जनता 26 बेच दे ना बेचे, जितने बेचना चाहे बेच दे, वो उनकी मर्जी है। अगर वो 5 ही बेच के रहे हमारे पास 30 भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ले देगा सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कब होगा? जब हम उस कंपनी के कितने परसेंट शेयर एक्वायर करेंगे। अगर हम किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेंगे तो हमने इसका मतलब उसका सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर लिया। तो अब मैं तुम्हारे को कुछ सिचुएशंस बनवाने जा रहा हूं, 3-4 केसेस बनवाने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होगा कि आपने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया लेकिन सब्सटेंशियल एक्विजिशन नहीं हुआ। कई बार ऐसा होगा आपने उस कंपनी का सब्सटेंशियल एक्विजिशन कर लिया लेकिन टेक ओवर नहीं हुआ। और कई बार ऐसा होगा कि आपने उस कंपनी का टेक ओवर भी कर लिया और सब्सटेंशियल एक्विजिशन भी हो गया, दोनों हो गए। एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखो, अब हम चेक कर रहे हैं वेदर इट इज सब्सटेंशियल एक्विजिशन और टेक ओवर और बोथ। अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन है, क्या ये टेक ओवर है, या दोनों है। अब हम ये चेक कर रहे हैं। केस 1, पहले एग्जांपल लेके बात करते हैं, बनाते चलते हैं। मान लो केस 1, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। मान लो इस कंपनी का एक प्रमोटर है मिस्टर पी, इस कंपनी का कौन है? प्रमोटर। और मान लो इसके पास होल्ड कर रहा है कितने? होल्डिंग 26% शेयर्स। इसके पास इस कंपनी के 36% शेयर्स है। मान लो इसके पास इस कंपनी के 36% शेयर्स हैं। एक्स लिमिटेड है, उसका एक प्रमोटर है मिस्टर पी, उसके पास इस कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स हैं? 36% शेयर्स हैं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहता है। ये इस कंपनी का क्या करना चाहता है? टेक ओवर करना चाहता है। अगर मिस्टर ए इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? एक्वायरर। और एक्स लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? टारगेट कंपनी। मान लो मिस्टर ए ने इस कंपनी के एक्वायर कर लिए 37% शेयर्स। और 37 में से इसने पता क्या करा है? 36 तो परचेज करे फ्रॉम पी से, 36% परचेज फ्रॉम पी, और इसको तो बाहर ही कर दिया कंपनी से, इसके पूरे के पूरे खरीद लिए। एंड 1% फ्रॉम मार्केट। ये 1% फ्रॉम मार्केट आपको इसने मार्केट से खरीदे, तो इसका मतलब पी तो इस कंपनी से आउट ही हो गया। और नाउ मिस्टर ए इज द न्यू प्रमोटर, क्योंकि यही इस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर है। पहले मिस्टर ए पी इस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर था, क्योंकि उसके पास उस कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स थे? 36, और उससे ज्यादा शेयर्स किसी के पास थे नहीं। और अब जब इसने 36 परचेज कर लिए पी से, फ्रॉम पी, तो अब ए के पास 30 और 1% मार्केट से, अब ए के पास कितने होगा? 37। तो दिस इज, तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो यहां पे आपने एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा भी एक्वायर कर लिया और आपने 25% से ज्यादा भी एक्वायर कर लिए। तो दिस इज टेक ओवर प्लस सब्सटेंशियल एक्विजिशन बोथ। तो यहां पे सब्सटेंशियल एक्विजिशन भी हो गया और टेक ओवर भी हो गया। लॉजिक समझ आ गया वो कैसे? कैसे टेक ओवर कब होता है? जब आप एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा एक्वायर कर लेते हो तो टेक ओवर होता है। तो यहां पे एग्जिस्टिंग प्रमोटर में 36 से हमने 37 एक्वायर कर लिया, 36 उसी के खरीद लिए, 1% मार्केट से खरीद लिया, तो टेक ओवर भी हो गया। और सब्सटेंशियल एक्विजिशन कब होता है? 25% लेवल पे, और 25% से तो हमने ज्यादा एक्वायर करे हैं, 36 37 ही कर लिए, तो 25 से ज्यादा भी होगा, तो टेक ओवर भी है और सब्सटेंशियल एक्विजिशन भी है। तो यहां पर रेगुलेशन 3 भी लगेगी और 4 भी लगेगी। केस 2 पे आते हैं। केस 2, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मिस्टर पी इस कंपनी का प्रमोटर है, एंड ये होल्ड कर रहा है 19% शेयर्स, और ये सबसे ज्यादा शेयर्स इसी के पास है, इससे ज्यादा शेयर्स किसी के पास है ही नहीं। 19% शेयर है, 19% इसी के पास है, इससे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। बाकी की जो रिमेनिंग 81% है वो किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 3% है, ऐसे 19 इसी के पास है, इससे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, बटे पड़े हैं।
या 21 कर देते हैं, चलो इसको 21% इसके पास है, इससे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, है ना। और बाकी के 79% मार्केट में बटे पड़े हैं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने इस कंपनी के एक्वायर करें 22% शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। जैसे इसने 22% एक्वायर करे तो ए कौन था एक्वायरर, और एक्स लिमिटेड कौन थी टारगेट कंपनी। अच्छा, और मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि जो पी था, जो सॉरी जो एक्स लिमिटेड थी, ये कौन थी टारगेट कंपनी। और मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि जो एक्स लिमिटेड थी इसका प्रमोटर बिगेस्ट प्रमोटर है, मतलब ये इसी के पास 21% और ये 21% सबसे ज्यादा है, बाकी किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास आधा परसेंट है, इससे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। और मिस्टर ए ने कितने एक्वायर कर लिए 22, तो आप एग्जिस्टिंग प्रमोटर से आपने ज्यादा एक्वायर कर लिए, सो नाउ मिस्टर ए इज द न्यू प्रमोटर, ए इज न्यू प्रमोटर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो मिस्टर ए न्यू प्रमोटर हो गया एक्स लिमिटेड का। अब और आपने न्यू प्रमोटर होगा तो आपने इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया, मगर आपने क्या सब्सटैंशियल क्वांटिटी में शेयर एक्वायर करे, नहीं, आपने तो खाली 22% लिए, है ना। और सब्सटैंशियल क्वांटिटी कितने पे मानी जाती है 25 पे। तो दिस इज सो दिस इज टेक ओवर, ये टेक ओवर तो है बट नॉट सब्सटैंशियल एक्विजिशन, बट नॉट सब्सटैंशियल एक्विजिशन, क्योंकि सब्सटैंशियल एक्विजिशन ट्रिगर पॉइंट टच कितने पे होगा 25 पे, और आपने तो खाली कितने एक्वायर करे हैं 22%। तो ये टेक ओवर तो है लेकिन सब्सटैंशियल एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा एक्वायर कर लिया, टेक ओवर हो गया, मगर सब्सटैंशियल एक्विजिशन नहीं है। केस 3 एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मिस्टर पी इस कंपनी का प्रमोटर है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मिस्टर पी इस कंपनी का प्रमोटर है, एंड मिस्टर पी के पास होल्ड कर रहा है वो 30% शेयर्स, मिस्टर पी होल्ड कर रहा है 30% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ऑफ एक्स लिमिटेड। अब मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने इस कंपनी के 26% शेयर्स एक्वायर करे हैं फ्रॉम द मार्केट, लेकिन क्या टेक ओवर हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि टेक ओवर कितने पे होना था 30% से ज्यादा पे, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास कितने हैं 30, आपको 30 से ज्यादा एक्वायर करना है तब टेक ओवर होता। लेकिन क्या सब्सटैंशियल एक्विजिशन हो गया, यह सब्सटैंशियल एक्विजिशन हो गया क्योंकि आपने 25% से ज्यादा एक्वायर कर लिए। सो हेयर दिस इज सब्सटैंशियल एक्विजिशन बट नॉट टेक ओवर। यहां सब्सटैंशियल एक्विजिशन तो हो गया मगर टेक ओवर बट नॉट टेक ओवर। तो 3 केस थे, तीनों केस आपको समझ आ गए। केस 1, एक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी है, हमने क्या समझा 3 केसेस क्या क्या बन सकते हैं। कई बार ऐसा होगा सब्सटैंशियल एक्विजिशन होगा टेक ओवर नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा टेक ओवर होगा सब्सटैंशियल एक्विजिशन नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा दोनों हो जाएंगे। तो एक्स लिमिटेड टारगेट कंपनी है, मिस्टर ए एक्वायरर है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास 36 थे, आपने 37 एक्वायर कर लिए, तो टेक ओवर भी हो गया सब्सटैंशियल एक्विजिशन भी हो गया। केस 2, एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास 21 थे, आपने 22% एक्वायर कर लिए, तो ये टेक ओवर तो हो गया मगर सब्सटैंशियल एक्विजिशन नहीं है क्योंकि 25 का लेवल टच नहीं हुआ। केस 3, एग्जिस्टिंग प्रमोटर पे 30 थे, आपने 26 एक्वायर करे हैं, तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन तो हो गया लेकिन टेक ओवर नहीं हुआ। आई होप आपको तीनों केसेस समझ आ गए होंगे, नोट डाउन करते चलना बेटा, बाद में पल्ले नहीं पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना। पल्ले पड़ गया टेक ओवर क्या होता है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन क्या होता है, ये टेक ओवर आने से पहले इंडिया में क्या क्या था, कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा गांव वालों।
ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं तुम्हारे को कुछ और मजेदार चीजें बताने जा रहा हूँ। टेक ओवर कितने तरीके के होते हैं, अब वो वाली बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। अब समझते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं गाइस काइंड्स ऑफ टेक ओवर। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ टेक ओवर। मेनली दो तरीके के होते हैं काइंड्स ऑफ टेक ओवर। मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, एक होता है होस्टाइल टेक ओवर। एक कौन सा होता है? फ्रेंडली टेक ओवर, और एक होता है होस्टाइल टेक ओवर। एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, दूसरा कौन सा होता है? होस्टाइल टेक ओवर। अच्छा, फ्रेंडली टेक ओवर और होस्टाइल टेक ओवर फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैं सामने वाले के पास गया और मैंने उसको प्यार से बोला कि सर मैं आपकी कंपनी का टेक ओवर करना चाहता हूं। उसके प्रमोटर से डील कर ली, इतने पैसे दे दूंगा तुम्हारे। देखो तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस मार्केट में मान लो शेयर का 200 चल रहा है, मैं तुम्हारे को 300 रुपए शेयर के हिसाब से पैसे देता हूं। आप अपनी कंपनी के सारी शेयर होल्डिंग जो आप प्रमोटर के पास है मेरे को भेज दो, मतलब जो प्रमोटर के पास जितनी शेयर होल्डिंग आप मेरे को भेज दो। और प्रमोटर मान गए, उन्होंने खुद ही अपनी कंपनी का टेक ओवर करवा लिया। दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली टेक ओवर। हॉस्टाइल का मतलब होता है मैं सामने वाले के पास गया, मैंने कहा मैं आपकी कंपनी का टेक ओवर करना चाहता हूं। उसने कहा भाई तू कैसे आ गया टेक ओवर करने, चल जाए यहां से। मतलब वो हमने उससे प्यार से मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो प्यार से माना नहीं। अब हमने क्या करा, उस कंपनी पे हॉस्टाइल मतलब अटैक कर दिया। अटैक कैसे करा? हमने मार्केट में एडवर्टीजमेंट डाल दी कि भाई इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 चल रहा है, हम 400 देंगे, आके इस कंपनी के शेयर हमारे को बेच दो। अब तुम खुद सोचो, मान लो उस कंपनी के प्रमोटर के पास 25% थे, 75% जनता के पास थे, और हमने एडवर्टीजमेंट डाल दी कि भाई इस कंपनी के प्रमोटर के पास 200 हैं, हम तुम्हें 400 देंगे, आके हमारे को बेच जाओ। तो जिन लोगों के पास मार्केट में 75% शेयर्स हैं, क्या वो फटाफट आकर बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। और हमने उस कंपनी के शेयर्स मार्केट से एग्जिस्टिंग प्रमोटर से ज्यादा खरीद लिए, वो भी टेक ओवर हो गया। लेकिन वो हॉस्टाइल टेक ओवर है, क्योंकि मैनेजमेंट प्यार से नहीं मानी थी, तो हमने अटैक कर दिया। तो हमने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो टेक ओवर दो तरीके के होते हैं, फ्रेंडली और होस्टाइल। इंडिया में 99% टेक ओवर्स फ्रेंडली होते हैं। मतलब हम लोग सामने वालों की मैनेजमेंट पे टेक ओवर करने के लिए बात करने गए, उन्होंने खुद ही कह दिया कर लो, हमारे मुंह मांगे पैसे दे दो। तो मैं बेस्ट एग्जांपल मैं दोनों के एक देता हूं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, ढेरों एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हारे को फ्रेंडली होस्टाइल के। अभी के एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूं। एक बहुत पॉपुलर कंपनी थी इंडिया के अंदर, आज भी है, रेनबैक्सी। रेनबैक्सी फार्मा कंपनी थी, बहुत बड़ी। जैसे इंडिया में बहुत बड़ी फार्मा कंपनी रेनबैक्सी हो गई, सन फार्मा हो गई, है ना, कैडिला हो गई, सिप्ला हो गई, बहुत सारी हैं। तो ऐसे एक रेनबैक्सी फार्मा कंपनी होती थी, उसको एक कंपनी टेक ओवर करना चाहती थी जिसका नाम था डाइची सेंक्यो। वो इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहती थी, और ये एक जापानीज कंपनी थी। और रेनबैक्सी फार्मा कौन सी थी? इंडियन कंपनी थी। इस रेनबैक्सी को उस टाइम पे जो दो लोग चला रहे थे, इसके जो प्रमोटर्स थे वो थे मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह। आजकल तो ये फ्रॉडी हैं, अभी इनके बारे में बात करूंगा। मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह, ये इस कंपनी के दो प्रमोटर थे जो इस कंपनी को चला रहे थे। और इनके पास अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी के 34% शेयर्स थे, अप्रोक्सीमेटली। और ये बिगेस्ट शेयर होल्डर थे, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा थे। मलविंदर सिंह भाई साहब ने क्या करा, उस जमाने में अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो मलविंदर सिंह इसमें से एक भाई साहब क्या करे, जापान गए और वहां पे जाके 10,000 करोड़ रुपए का चेक लेकर आ गए और अपनी कंपनी बेच दी, अपने शेयर्स बेच दिए। और उस टाइम पे ना इंडिया में जो सेबी टेक ओवर कोड चल रहा था वो 1997 चल रहा था। मैं तुम्हारे को ना पहले 1994 आया था, फिर उसके बाद 1997 आया था, उसके बाद 2011 आया। उस टाइम पे इंडिया में जो सेबी टेक ओवर कोड चल रहा था वो 1997 चल रहा था। एंड उस वाले टेक ओवर कोड में ना ट्रिगर पॉइंट 20% पे टच होता था। जैसे अब वाले टेक ओवर कोड के अंदर, सॉरी 20% पे कह रहा हूं, 15% पे। उस वाले टेक ओवर कोड के अंदर ट्रिगर पॉइंट 15% पे टच हो जाता था, कि अगर आप किसी कंपनी के 15% शेयर एक्वायर कर लोगे तो वो ट्रिगर पॉइंट टच हो जाएगा। और जैसे आपने पढ़ा कि अब ट्रिगर पॉइंट टच होता है जैसे आप 25% के लेवल पे टच होता है, और जैसे आप 25% एक्वायर करते हो आपको 26% और एक्वायर करने पड़ते हैं। उस टाइम पे 15%
इन्होंने पहले एक्वायर मतलब 15% ट्रिगर पॉइंट टच होता था और उस टाइम पे 15% आपको ट्रिगर पॉइंट टच करते ही 20% और एक्वायर करने पड़ते थे, 20% मोर एक्वायर करने पड़ते थे उस टाइम पे, जो कि अब 26% है, जो कि अब नए वाले टेक ओवर कोड के अंदर ये 15 वाली लिमिट 25 हो चुकी है और पहले 20 वाली 26 हो चुकी है, अब वाली ये न्यू लिमिट है। तो ये जो न्यू लिमिट है वो 25 हो गई 15 की जगह, एंड जो 20 वाली है वो 26 हो गई 15 की जगह, न्यू लिमिट। आज की डेट में क्या है कि अगर आप किसी कंपनी के सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर करते हो तो ट्रिगर पॉइंट टच हो गया 25% पे, आपको 26% मोर एक्वायर करने पड़ते हैं। पहले लिमिट क्या थी, 15% पे ट्रिगर पॉइंट टच हो जाता था और 20% मोर एक्वायर करने पड़ते थे। और रैनबैक्सी ने डाइची ने तो इस कंपनी के, अच्छा डाइची ने इस कंपनी का टेक ओवर करा था, रैनबैक्सी वाले बेचा, तो डाइची कौन हो गई, एक्वायरर, और रैनबैक्सी कौन हो गई, टारगेट कंपनी। और इसके प्रमोटर्स ने खुद ही फ्रेंडली टेक ओवर कराया, मैं फ्रेंडली टेक ओवर के एग्जांपल दे रहा हूं, खुद ही बेच के आए हैं। अच्छा डाइची ने इस कंपनी के 34% एक्वायर कर लिए, मतलब 15% से ज्यादा एक्वायर कर लिए। अब जब इन्होंने 34% एक्वायर करे तो इनको प्लस के अंदर 20%, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट टच हो गया, 15% से ऊपर एक्वायर करते ट्रिगर पॉइंट टच हो जाता है, इन्होंने तो 34% एक्वायर करे, ट्रिगर पॉइंट टच हो गया, प्लस इनको 20% शेयर्स के लिए क्या देना पड़ा, उस टाइम पे पब्लिक अनाउंसमेंट और देनी पड़ी, और चांस के बाद इनको 20 और लेने पड़ गए। तो टोटल में डाइची ने कितने एक्वायर करे उस टाइम पे, 54% शेयर्स एक्वायर करे, किस कंपनी के, रैनबैक्सी कंपनी के, और टेक ओवर हो गया, टेक ओवर हो गया, ये बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए, टेक ओवर हो गया, और ये इस कंपनी के प्रमोटर बन गए, डाइची रैनबैक्सी की प्रमोटर बन गई, और डाइची ने रैनबैक्सी का टेक ओवर कर लिया। रैनबैक्सी तो इंडिया में पॉपुलर थी फार्मा में, डाइची तो वर्ल्ड वाइड फार्मा में पॉपुलर है, लेकिन दिक्कत पता है क्या थी, ये दिक्कत बाद में हुई, रैनबैक्सी वालों ने साला डाइची को नुकसान पहुंचा दिया, चूना लगा दिया, पता है कैसे, मलविंदर सिंह भाई साहब तो 10,000 करोड़ का चेक लेकर आ गए थे उस टाइम पे, और अपनी कंपनी बेच मारी किसको, डाइची को। उस टाइम पे जिस टाइम पे रैनबैक्सी इंडिया में थी, तो रैनबैक्सी वालों ने क्या कर रखा था, यूएस की बहुत सारी कंपनीज जो कि फार्मा कंपनीज थी, उनकी मेडिसिन को कॉपी कर करके इंडिया में बेच रहे थे, और वो भी पेटेंटेड मेडिसिन। मतलब तुम खुद सोचो कि पेटेंट तो वर्ल्ड वाइड मिलता है, पेटेंट किस पे मिलता है, इन्वेंशन पे। मैंने कोई दवाई बनाई, मैंने उस पर पेटेंट ले लिया, मतलब मेरी उस दवाई को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये लोग क्या कर रहे थे, यूएस की कंपनीज की, जो यूएस की बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी थी, उनकी पेटेंटेड मेडिसिन को इंडिया में कॉपी करके सेल कर रहे थे, कौन, रैनबैक्सी वाले। और ये बात डाइची की नजरों में नहीं थी, और लेटर ऑन कंपनी तो सेपरेटली एंटिटी है, कर कौन रहा था, मलविंदर सिंह, लेकिन कंपनी तो सेपरेटली एंटिटी है, दुनिया के नजरों में तो रैनबैक्सी कर रही है, उसको चला कौन रहा है उससे मतलब नहीं पड़ता। बाद में जब ये बात यूएस की कंपनीज को पता लगी, तो यूएस की कंपनीज ने रैनबैक्सी पे केस कर दिया, लेकिन जिस टाइम तक उन्होंने केस करा, वो केस किसके ऊपर हो गया केस, वो कंपनी किसके कंट्रोल में थी, डाइची के। अब उस केस को किसको निपटाना पड़ा, डाइची को, डाइची को उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। समझ आया, गेम किसकी थी, मलविंदर सिंह की, भुगतनी किसको पड़ेगी, डाइची को। अच्छा मलविंदर सिंह और उस पैसे से क्या करा था, ये जो आपको पता है इंडिया में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसके मालिक यही थे, उन्होंने उस पैसे से इंडिया में फोर्टिस हॉस्पिटल खोले थे। तो बाद में मलविंदर सिंह शिविंदर सिंह पे तो पैसा आ गया, क्योंकि डाइची ने कंडीशन लगा दी थी कि आज के बाद आप फार्मा बिजनेस में नहीं आओगे, तो इन्होंने कहा फार्मा से मिलता जुलता काम कर लेते, इन्होंने इंडिया में फोर्टिस हॉस्पिटल खोले थे। कौन से खोले थे हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, आप जानते ही हो, वन ऑफ द लग्जरी हॉस्पिटल है। आज के डेट में तो इनके ऊपर केस हो गया, डाइची ने भी केस कर दिया, बहुत सारी अलग अलग कंपनी ने केस कर रखा है, यूएस की कंपनी ने भी केस कर रखा है, तो अब तो ये भाई कंगले होने वाले हैं। तो अभी तो इनके हालात बहुत बुरे हैं, इनके ऊपर आए दिन के बारे में आए दिन न्यूज आती रहती है। और अभी तो फोर्टिस हॉस्पिटल का आई थिंक टेक ओवर भी हो चुका, फोर्टिस का किसी और बड़े किसी हॉस्पिटल ने टेक ओवर भी कर लिया है। लेकिन इस तरीके से इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल खोला था, और रैनबैक्सी कंपनी को इन्होंने डाइची को जब बेचा और उस टाइम में कॉपी करते तो रैनबैक्सी के ऊपर केस होगा बाद में यूएस की कंपनी से, तो उसकी वजह से लॉस किसको भुगतना पड़ गया, डाइची को, क्योंकि उस टाइम पे डाइची ने चला रही थी इसको, रैनबैक्सी को। तो बाद में डाइची ने रैनबैक्सी को बेच दिया, बाद में फिर रैनबैक्सी का फर्दर टेक ओवर हो गया, और वो एक मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है सन फार्मा। फिर बाद में सन फार्मा ने डाइची से वो 54% शेयर्स खरीद लिए, किसके, जो कि किस कंपनी के थे, रैनबैक्सी के, वो सन फार्मा ने खरीद लिए। और उसके बाद रैनबैक्सी का टेक ओवर हो गया, वो किसने कर लिया, सन फार्मा ने सस्ते दामों पे, औने पौने दामों पे, जो उनको लगा सही है, दे के रैनबैक्सी खरीद ली और अपने कंट्रोल में ले ली। तो सन फार्मा मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है। तो आज की डेट में जो रैनबैक्सी है वो किसके कंट्रोल में है, सन फार्मा के कंट्रोल में है। लेकिन फ्रेंडली टेक ओवर का एग्जाम्पल दिया तुम्हारे को मैंने कि रैनबैक्सी इंडिया में ऐसे थी, डाइची सेंक्यो जापान की कंपनी टेक ओवर करा, लेकिन उन बेचारों को नुकसान हो गया, तो बाद में उनको भुगतने की वजह से डाइची वालों को कंपनी किसको बेचनी पड़ गई, नुकसान भी भरना पड़ गया। तो बाद में डाइची वालों ने अपना नुकसान रिकवर करने के लिए मनविंदर सिंह शिविंदर सिंह पे केस करा, वो अलग बात है।
लेकिन स्टिल नुकसान तो हुआ। अभी कितनी रिकवरी हुई कितनी, वो तो आए दिन न्यूज में आता रहता है। और इनके भाइयों ने तो मजे से फोर्टिस हॉस्पिटल खोल लिया था उस पैसों से, तो बाद में इनके भी हॉस्पिटल बिक गए, कंगले होने लग गए, इनको पैसे चुकाने पड़े, कंपनसेशन देना पड़ा। और बाद में फिर डाइची को लगा कि यार अब ये कंपनी संभालेंगे नहीं, इसकी गुडविल गिर चुकी है रनबैक्सी की, तो इन्होंने बस रनबैक्सी कंपनी सस्ते पे दामों पे किसको बेच दी, सन फार्मा को बेच दी। तो सन फार्मा ने बाद में इस रनबैक्सी का टेक ओवर कर लिया। तो ये तो था फ्रेंडली टेक ओवर का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देता तुम्हारे को, एक यूरोपियन कंपनी थी आर्सलर्स। ये यूरोपियन कंपनी थी, ये होस्टाइल टेक ओवर का एग्जाम्पल है। वो फ्रेंडली टेक ओवर का एग्जाम्पल था जो ऊपर वाला दिया था कि हम गए मानने, उन्होंने खुद ही बेच दी। एक है मित्तल स्टील्स। मित्तल स्टील्स आपको पता होगा, जैसे इंडिया में टाटा स्टील्स है, ऐसे इंग्लैंड के अंदर मित्तल स्टील्स है। ये तो इंग्लैंड की कंपनी थी। मित्तल स्टील्स ने आर्सलर्स को प्रपोजल रखा था कि हम आपका टेक ओवर करना चाहते हैं, प्रपोजल रखा था, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इंडियंस को अपनी कंपनी नहीं देंगे। जबकि मित्तल स्टील्स तो कभी इंडियन थे ही नहीं, वैसे वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन वो इंडिया में उन्होंने कभी अपना धंधा चलाया ही नहीं था। इंडिया में टाटा स्टील्स का ही नाम था, मित्तल स्टील्स का तो नाम ही नहीं था। लेकिन उन्होंने आर्सलर्स को प्रपोजल रखा, लेकिन यूरोपियन कंपनी से उन्होंने देने को मना कर दिया। देन मित्तल स्टील्स ने आर्सलर्स पे अटैक कर दिया था। और अटैक में एग्जांपल लेने के समझा रहा हूं, मेरे को एग्जैक्टली वो प्राइस नहीं पता कितने प्राइस पे शेयर था, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। उधर तो यूरो और पाउंड चलते होंगे, यूरोपियन कंपनी है तो वहां पे तो उस तरीके से सिस्टम चलता होगा, लेकिन मैं नॉर्मल तुम्हारी भाषा में समझाने के लिए एग्जांपल रख रहा हूं कि जैसे मान लो 400 का शेयर था, तो मित्तल स्टील्स ने बोला हम तुम्हारे को मार्केट में एडवर्टीजमेंट निकाल दी कि भाई जिस जिसके पास भी आर्सलर्स के शेयर हैं, वो 400 का एक शेयर है, हम तुम्हें 800 देंगे, हमारे को बेच जाओ शेयर्स। तो हमने क्या करा, उस कंपनी पर अटैक कर दिया। तो जो जनता है वो तो भाई पैसे, उसको तो पैसे से मतलब है, जनता तो इंतजार करती है मुंह मांगा पैसा मिले, हम आज शेयर बेच दें। तो जनता ने क्या करा, उनको तो दुगने दाम मिल रहा है, तो जनता ने अपने सारे शेयर्स जो जनता के पास पड़े हुए थे आर्सलर्स के, किसको बेच दिए, मित्तल स्टील्स को। और मित्तल स्टील्स ने आर्सलर्स का टेक ओवर कर लिया, और बाद में उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा आर्सलर्स मित्तल, आर्सलर मित्तल। यूट्यूब गूगल पे चेक करोगे तो इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। दिस इज एक एग्जांपल ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। तो हॉस्टाइल टेक ओवर में सामने वाली कंपनी प्यार से नहीं मानती तो हम उस पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, भाई तुम या तो तुम दे दो, तुम नहीं दे रहे तो हम क्या करते हैं, मार्केट में भाई एग्जाम वो निकाल देते हैं कि भाई अच्छा जिसके पास इस कंपनी के शेयर हमें बेच जाओ, हम तुम्हारे को मुंह मांगे पैसे देंगे। वो कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है, जब यार ऑब्वियस सी बात है, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे 300 रुपए में, उसका मार्केट प्राइस 300 चल रहा है, मेरे को कोई बंदा आके बोले मैं तेरे को 600 रुपए शेयर के हिसाब से दूंगा, तो मेरे को बेच दे, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, बेच दूंगा। तो इस तरीके से लोगों ने, हमने उस कंपनी पर अटैक कर दिया और हमने उस कंपनी के शेयर दुगने दामों पर पैसे देके खरीद लिए, और हमने अटैक कर दिया क्योंकि वो प्यार से मान नहीं रहे थे। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। तो आई होप आपको दो तरीके के टेक ओवर होते हैं, हॉस्टाइल और फ्रेंडली, समझ आए होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं तुम्हारे को दूंगा फ्रेंडली के, हॉस्टाइल के, अलग अलग कंपनीज के इंडिया में कैसे कैसे हुए, वोडाफोन आइडिया का हुआ क्या, वो सब बात करेंगे। एक इंडिया में बहुत सारी कंपनीज थी, ऐसे तो दुनिया जहान के हैं। और अच्छा मैं मर्जर और टेक ओवर में भी फर्क बताऊंगा। आई होप आपको चीज यहां तक क्लियर हो रही होंगी। अब हम थोड़ा बुक से पढ़ना चालू करते हैं इनके बारे में, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में टेक्निकलिटी में जाएंगे। आज तो खाली मैं बेस बनवा रहा था, ठीक है ना। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिल रही है। अभी तो तुम्हारे को लाइफ बन जाएगी, तुम्हारी ऐसा लगेगा जिंदगी में कुछ सीखा है। अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है इसमें।